पूरे देश में एचएलओ ऐप के माध्यम से जनगणना का कार्य 2 चरणों में पूरा किया जाना है और इसके लिए बहुत सारे राज्यों में ट्रेनिंग शुरू हो गई है। प्रगणकों की, सुपरवाइजर्स की, चार्ज ऑफिसर्स की नियुक्ति हो गई है। ऐसी स्थिति में अगर आपको प्रगणक बनाया जाता है और आपको अगर जनगणना का काम करना रहेगा तो कौन कौन सी प्रश्नों की लिस्ट है, अगर आप आम नागरिक हैं और आप भी अगर जानना चाहते हैं कौन कौन से प्रश्न जो है जनगणना अधिकारी आपसे पूछेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयुक्त है। ये प्रगणक और पर्यवेक्षक की ट्रेनिंग के उद्देश्य से भी इसको देखा जा सकता है। पूर्णतः सहायतार्थ ये वीडियो आपके लिए है। शुरू करते हैं आज के वीडियो को साथियों। लगातार इस चैनल पर आपको एचएलओ ऐप के माध्यम से भी जो है पूरे ऐप के इंटरफेस के माध्यम से लगातार सहायता मिलती रहेगी। जनगणना से संबंधित किसी प्रकार की स्थिति में आपको प्रॉपर हेल्प यहाँ से मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर फिलहाल के लिए काम शुरू हो गया है। तो उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं, जो स्थानीय हैं, उन लोगों के लिए तो ये अति महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर आप राजस्थान से हैं तो भी ये प्रक्रिया आपको अपनानी है निकटतम 10-15 दिनों में। तो शुरू करते हैं। मकान सूचीकरण का काम पहले किया जाएगा। पहले साथियों, पहले जो किया जाएगा उस काम का नाम है आपका एचएलओ, ठीक है। और दूसरा किया जाएगा आपका पी, यानी कि पहले आपको हाउस लिस्टिंग करनी है और उसके बाद में पॉपुलेशन है उसका इनमरेशन करना है। तो मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 2026 के जो प्रश्न है कौन कौन से, 16 प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे साथियों। प्रश्नों में अगर अपन चलें तो आवास की स्थिति है ना, अकोमोडेशन की स्टेटस कैसी है, उपलब्ध सुविधाएं कौन कौन सी है, धारिता संपत्तियां कौन कौन सी और अन्य, इन 4 श्रेणियों में बांटा गया है। आवास की स्थिति में जो प्रश्न है साथियों, फर्श, दीवार और छत की सामग्री कौन सी है, घर का उपयोग और स्थिति, घर का उपयोग किस रूप में किया जा रहा है, उसकी स्थिति क्या है, उपयोग में जैसे कि स्वामित्व किसका है, किराए का है या आपका खुद का मकान है, कमरों की संख्या कितनी है और उसमें कितने विवाहित जोड़े रहते हैं, ये एक प्रश्न रहेगा। उसके बाद में आपके वहां पर जो है ड्रिंकिंग वाटर, लाइटिंग है ना, शौचालय सुविधा, जल की निकासी, स्नान, रसोई, खाना पकाने के लिए ईंधन, इन सभी बातों के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में धारिता संपत्तियां, यानी कि आपने कौन कौन सी संपत्तियां जो है एक्वायर कर रखी है। रेडियो, ट्रांजिस्टर, हालांकि बहुत पुरानी बात हो चुकी है लेकिन फिर भी, टीवी, कंप्यूटर या लैपटॉप, टेलीफोन, मोबाइल, स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, कार, जीप, वैन, इंटरनेट की पहुंच, इनके आधार पर प्रश्न रहेंगे। अन्य में परिवार के में उपभोग किया जाने वाला अनाज और मोबाइल नंबर, परिवार कौन सा अनाज जो है वो उपभोग करता है, यानी कि वो खाने में कौन सा अनाज उपभोग कर रहा है, इस बारे में प्रश्न रहेगा। अगले पे बढ़ते हैं अपन। चलिए, स्थान संबंधी विवरण भरना। तो अगर आप एचएलओ ऐप के माध्यम से काम करेंगे तो एचएलओ ऐप कैसे काम करेगा वो भी इसके अंदर दिखा रखा है। तो आपको सबसे पहले एचएलओ ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करना रहेगा। जिनको प्रगणक नियुक्त किया जाएगा उनको आईडी आवंटित की जाएगी, पासवर्ड रिसेट करने रहेंगे। लॉगिन करना और प्रदत्त लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन करने के बाद स्थान संबंधी यानी कि लोकेशन की सूचना दिखाई देगी आपको, वो आपको एक्सेस देना है। उसके बाद सूचना की जांच करनी है, स्थान संबंधी विवरण को नियुक्ति पत्र में दिए गए विवरण से मिलान करें। आपको जब प्रगणक नियुक्त किया जाएगा तो एक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तो आपके लोकेशन में जो स्थान दिखाया जाए वो वही होना चाहिए। उसके बाद में डाटा एंट्री आपको शुरू करनी है। आवंटित ब्लॉक में अनुमानित जनगणना मकानों की संख्या आपको भरनी है, ठीक है साथियों। अनुमानित ये जो है जनगणना मकानों की संख्या भरनी है। उसके बाद चलते हैं अगले पेज पर। लाइन रहेगी साथियों। लाइन संख्या स्क्रीन के ऊपरी बाएं भाग में दिखाई देगी, इस तरह से लाइंस दिखाई देगी और लाइन संख्या में निष्क्रिय डिसेबल रहेगी ये। एक लाइन की आप जब एंट्री करेंगे तो दूसरी लाइन ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगी क्रमिक रूप से, यानी कि ऑटो इंक्रीमेंटेड फॉर्म में बढ़ती रहेगी, है ना। इस तरीके से लाइंस चलेगी। यह संख्या एचएलओ ऐप की सभी अगली स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने में प्रदर्शित होती रहेगी, यहाँ पर जो है सूचना प्रदर्शित होती रहेगी, ठीक है साथियों। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये वाला हो गया था, ठीक है। पूर्व निर्धारित भवन संख्या का प्रयोग। अब क्या हो सकता है साथियों, बहुत जगह अगर आपको ऐसा ब्लॉक आवंटित हुआ है जहां पर जो लोकल प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, उसने पहले से मकानों को सूचीकरण कर रखा है, यानी कि भवनों की संख्या लोकल प्रशासन ने दे रखी है। यदि स्थानीय प्रशासन द्वारा व्यवस्थित रूप से भवन की संख्या दे रखी है तो इनका प्रयोग आपको पहले करना है, ठीक है। अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको खुद से है जो मकान संख्या डालनी रहेगी। उसके बाद देखिए, नए जनगणना मकान संख्या देना। यदि प्रगणक को ऐसा ब्लॉक मिला जिसके अंदर लोक प्रशासन द्वारा भवन संख्या डाल नहीं रखी है तो इस स्थिति में आपको मकान संख्या देनी रहेगी। जहां लोकल प्रशासन क्रमांकन नहीं दिया गया है, अपूर्ण है, वहां अनुक्रमिक भवन संख्या मतलब पूरी सीरियल वाइज आपको क्रम संख्या यहाँ पे देनी रहेगी। उसके बाद की बात देखिए साथियों, भवन किसको माना जाए, तो इस कंडीशन को भवन माना जा सकता है और इस कंडीशन को भवन नहीं माना जा सकता है। क्या कहा, खाली प्लॉट, बिना छत की निर्माणाधीन इमारतें, ऐसा कोई स्ट्रक्चर जहां निवास नहीं किया जा रहा है उसको भवन की श्रेणी में आपको नहीं लेना है। कुछ मामलों में लोक प्रशासन जो होता है खाली प्लॉट को भी नंबर दे देता है तो आपको उसको नहीं मानना है। उसके बाद देखो, भवन संख्या देने का यह उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक भवन और हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में स्थित जनगणना मकान को एक व्यवस्थित रूप से आवंटित क्रमांक प्राप्त हो सके, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको भवन का जो है नंबरिंग देनी है। भवन संख्या देने का प्रोटोकॉल देखो,
पहला, क्या ब्लॉक ने वहां पर जो है पहले से स्थानीय प्रशासन आवंटित कर रखा है? अगर दे रखा है हाँ, तो लोकल प्रशासन द्वारा दी गई भवन संख्या को रिकॉर्ड करेंगे। अगर नहीं दे रखी है तो नई जनगणना भवन संख्या आपको देनी रहेगी। जनगणना के उद्देश्य भवन संख्या देते समय एक ही नंबर सिस्टम को लागू करना है। एक ही ब्लॉक में दोनों, मतलब दोनों तरह के नंबर सिस्टम का प्रयोग नहीं करना है। मतलब एक सिंगल टाइप का नंबर सिस्टम अभी आगे आएगा, बताएंगे आपको। देखिए, जनगणना कार्य के दौरान नया भवन, यदि पहले से बने हुए दो भवनों के बीच कोई नया भवन पाया जाता है तो नए सिरे से नंबर नहीं दिया जाना है, बल्कि भवन को सब नंबर दिया जाना है। समझ लीजिए कि आपने 9 नंबर का मकान दे रखा है और उसके बाद 10 नंबर का मकान दे रखा है, 11 दे रखा है, 12 दे रखा है, और आपको पता चलता है कि 9 और 10 के बीच में भी एक और कोई मकान है। तो अब उसको 13 नंबर नहीं देना है, इसको 9-1 देना है। 9-1 कैसे, समझिए। यदि भवन संख्या 10 और 11 के बीच कोई नया भवन मिलता है तो ऐसी कंडीशन में उसको 10/1 नंबर आवंटित किया जाएगा उस बीच वाले भवन को। ठीक है, 10 नंबर का या 11 नंबर का, 10 और 11 के बीच में कोई भवन पाया गया तो इस बीच वाले का क्रमांक 10-1 रहेगा। ठीक है, ये रहेगी स्थिति। देखिए, जनगणना मकान जनगणना मकान गणना की मूलभूत इकाई है। एक मकान सूचीकरण ब्लॉक के भीतर प्रत्येक जनगणना मकान को एक अद्वितीय अनुक्रमिक संख्या आवंटित करनी है। यूनिक नंबर आपको हर मकान को देना रहेगा, है ना। सेंसस हाउस सी, सेंसस हाउस बी और सेंसस हाउस ए। ठीक है, ये कंडीशन जो है इनकरेक्ट है कि पहले मकान का क्रमांक 1 दे दिया और दूसरे का 23 है और फिर 154 है, ये गलत तरीका है। करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा? 0001, यानी कि मकान संख्या आपको 4 अंकों में देनी। ये यूपी के मामले में है, अगर राजस्थान के मामले में कुछ और हुआ तो बताएंगे आपको, पर जनरली यही एक सेम रहेगा। 4 अंकों में आपको देनी है। 4 डिजिट रूल, द सेंसस हाउस नंबर मस्ट ऑलवेज बी 4 डिजिट नंबर, यूज लीडिंग जीरोस। मतलब यूं समझ सकते हैं कि अगर एक मकान जो है, इसकी संख्या 1 नंबर है, इसकी 23 नंबर है, इसको 154 नंबर है, तब आपको 1, 23 और 154 नहीं देकर के फर्स्ट वाले को 0001, दूसरे वाले को 0023 और तीसरे वाले को 0154 इस क्रमांक में देना है कि 4 डिजिट आपको मेंशन करनी है। उसके बाद 13वीं स्लाइड देखिए साथियों, जनगणना मकान संख्या। नियम एक, आरंभिक बिंदु। मकान सूचीकरण ब्लॉक के पहले मकान को मकान संख्या 0001 दी जाएगी। फर्स्ट वाले मकान की संख्या रहेगी 0001। ठीक है, किसी भी ब्लॉक में मकान संख्या क्रमिक रूप से लगातार आगे बढ़ती है, इसका पालन किया जाना है। यह बिखरे हुए क्रम में नहीं होनी चाहिए। 001, 0002, 0003 इस तरह से आपको चलना है। 0001 और उसके बाद में 0002 और उसके बाद में 0003, ये सही ऑर्डर है, ये आपका गलत ऑर्डर रहेगा साथ। ठीक है, चलिए। एक भवन में एक से ज्यादा जनगणना मकान हो सकते हैं। एक जो बिल्डिंग है, एक ब्लॉक बिल्डिंग है पूरी की पूरी, एक मान लो गवाड़ी बना रखी है, उसमें 3-4 मकान भी हो सकते हैं। नंबर देना और मूल नियम की दृष्टि में भवन क्या है साथियों? भवन के अंदर छत होना आवश्यक है। खुले प्लॉट्स जमीन को नहीं गिनते हैं। लोकल प्रशासन द्वारा दिए गए भवन संख्या को प्राथमिकता देनी है। यदि प्रशासन द्वारा नंबर नहीं दिया गया तो व्यवस्थित ढंग से भवन संख्या दी जानी है और गणना के दौरान मिले नए भवन को सब नंबर दिया जाना है। ठीक है, ये तो भवन है। पर जनगणना मकान में क्या होगा? ये जो जनगणना का मकान होगा, ये 4 अंकों का इसका नंबर रहेगा, क्रमांक 4 डिजिट में आपको देना है। पूरे ब्लॉक के लिए एक ही निरंतर सीरियल नंबर सदैव 0001 से आरंभ करके उसको आगे बढ़ाना है। प्रत्येक नए भवन के साथ अनुक्रम रीसेट नहीं होता, अनुक्रम वही चलेगा। नवनिर्मित भवनों, बीच में अगर कोई नए फंस गए हैं तो 10/1 इस तरीके से स्थिति में मकानों को HLB की अंतिम जनगणना के बाद जनगणना मकान संख्याएं दी जाती है। ठीक है, मान लीजिए आप कर रहे हैं और करते करते बीच में निर्माणाधीन स्थिति थी और वो कंप्लीट हो गया और लोग रहने लग गए, तो इस स्थिति में ये नंबरिंग आपको करनी रहेगी। स्वगणना रेफरेंस आईडी, सेल्फ इन्यूमरेशन जो है उसकी रेफरेंस आईडी के बारे में देखिए साथियों। जनगणना मकान संख्या सेंसस हाउस नंबर दर्ज करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने पर एक संदेश प्रदर्शित होता है, क्या परिवार द्वारा स्वयं गणना की गई है, यानी कि आपको ऐप में दिखेगा। इसके साथ 2 विकल्प होते हैं, यस और नो। यदि परिवार ने स्वयं गणना की है तो हाँ विकल्प चुना जाए और फिर प्रश्न 7 जनगणना मकान का उपयोग, यूज ऑफ सेंसस हाउस भरा जाए, जिसके 2 विकल्प हैं। पहला निवास, दूसरा निवास एवं अन्य उपयोग। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 9 रहेगा। इसके अंदर क्या रहेगा? परिवार संख्या, हाउस होल्ड नंबर, स्वतः उत्पन्न ऑटो जनरेटेड मकान संख्या आपको दिखेगी इसके अंदर। परिवार संख्या, यदि स्वगणना संदर्भ पहचान संख्या उपलब्ध ACID से मिलती है तो उस परिवार का डेटा मोबाइल ऐप पर प्रदर्शित हो जाएगा, यानी कि वो डिजिट सेम मिलनी चाहिए। जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो बहुत अच्छे से बताया जाएगा। इन्यूमरेटर को डेटा की सही या गलत स्थिति के अनुसार या तो डेटा सबमिट करना होगा या संपादित करना होगा। इन्यूमरेटर जो है, अगर कोई भी व्यक्ति स्वगणना करता है और अपने हाउस की लिस्टिंग खुद करता है तो जो प्रगणक है, संबंधित प्रगणक है, उसको डेटा को वेरीफाई करना रहेगा। अगर सही पाया जाता है तो उसको सबमिट कर देगा, बाकी उसको एडिट भी करके उसके बाद में करेगा। यदि परिवार ने स्वगणना नहीं की तो प्रगणक द्वारा नहीं विकल्प चुना जाएगा और उसके बाद पूरा डेटा मोबाइल ऐप में संकलित किया जाएगा। अगली बात देख लीजिए, फर्श की मुख्य सामग्री जो है, मड है या वुड और बम्बू है या ब्रंट बर्न्ट ब्रिक है
या सीमेंटेड है या मोजेक फ्लोर यानी कि टाइल्स है, इस तरह की स्थिति है। सामग्री का बड़ा हिस्सा ही मुख्य सामग्री का निर्धारण करेगा, है ना। मान लीजिए कुछ स्थिति ऐसी है, कुछ स्थिति ऐसी है। मैक्सिमम क्राइटेरिया किससे बना हुआ है? बहुमंजिला इमारतों के फ्लैटों में फर्श की सामग्री अलग अलग हो सकती है। बहुमंजिला इमारतों में प्रत्येक जनगणना घर के फर्श को अलग से दर्ज किया जाना चाहिए, है ना। जनगणना हर घर की एंट्री अलग रहेगी, कहने का मतलब सामग्री का बड़ा हिस्सा ही प्रमुख सामग्री का निर्धारण करेगा। यहाँ पर आपको एक फोटो दिख रहा होगा साथियों। कोड 1 से 5 तक उन सामग्रियों को दर्शाते हैं जो स्थायी प्रकृति की नहीं है। 6 से 9 तक जो है कोड वाली सामग्रियां स्थायी प्रकृति की। 6 से 9 को स्थायी प्रकृति में माना है। ये 6 से 9 देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद में 9 नंबर कहाँ गया भाई? तो अभी स्थायी सामग्री के अंदर टाइल्स वगैरह को मानेंगे, भी आगे आएगा तो बता दूंगा आपको। उसमें देखिए, बाहरी सतह पर प्लास्टर और पेंट होने के कारण अक्सर दीवार की सामग्री का पता लगाना मुश्किल होता है। ये स्थिति होगी। दीवार की सामग्री की जांच और पुष्टि तब की जानी चाहिए जब बाहरी सतह से इसका पता लगाना मुश्किल हो, क्योंकि वो प्लास्टर और पेंट की हुई होती है। तो आपको पता लगाना रहेगा कि भाई किससे बनी हुई है, यानी कि काम थोड़ा सा भारी है ना। लीगल तरीके से आपको जो काम करना है। दीवार मिट्टी या कच्ची ईंटों की बनी हो सकती है, हालांकि इस पर सीमेंट का प्लास्टर और पेंट भी किया जा सकता है। इस तरह की स्थिति भी हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है। दीवारें ढीले पत्थरों से बनी हो सकती है। यदि पत्थरों को चूने या सीमेंट के गारे से नहीं भरा गया है तो कोड 5 का चयन करना है। ध्यान ध्यान रखना है इस चीज को। यदि दीवारें चूने या सीमेंट के गारे से अच्छी तरह भरी हुई पत्थरों से बनी है तो कोड 6 का चयन करना है, ठीक है। यानी केवल ये टेपाई कर रखी है तो 5, और इस स्थिति में आपको क्या करना है 6। यदि उत्तरदाता दीवार की सामग्री के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त करता है तो कोड 0 दर्ज कर दियो, कह देता है मेरे को मालूम ही नहीं किससे बनी हुई है। ये भी स्थिति आपके सामने आ सकती है दीवार की सामग्री में। ये दीवार के दो प्रकार हो तो पता लगाएं कौन सी दीवार अधिक उपयोग की जाती है और उस हिसाब से कोड दें, है ना। तो आपको अलग अलग कोडिंग करनी रहेगी इसके अंदर। सामग्री का बड़ा हिस्सा ही मुख्य सामग्री का निर्धारण करेगा। पूरे घर की छत कंक्रीट की हो सकती है, हालांकि कोई अस्थायी निर्माण हो सकता है जिसकी छत फूस की बनी हो। ऐसे मामलों में छत की सामग्री के रूप में कंक्रीट का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि जो मैक्सिमम हिस्सा जिससे बना हुआ है, ये हैंडमेड टाइल्स है ना, जिनको केलू कहते हैं। ये मशीन मेड टाइल्स हैं। इनके लिए कोड 4 देना है, इनके लिए कोड 3 देना है। खरपेल, कवेलू, कवेलू का मतलब वही केलू, खपरा पारंपरिक हस्त निर्मित छत की टाइलें हैं, ठीक है। इनको भी गिना जाएगा। स्लेट, यदि मुख्य सामग्री शिंगल है तो इसे स्लेट के रूप में समान माना जाएगा। इस तरह की स्थिति है तो उसको जो है स्लेट के समान माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। उसके बाद में छठे क्वेश्चन को और देख लीजिए साथियों। मान लीजिए कि भूतल की छत लकड़ी की है जबकि ऊपर मंजिल की छत कंक्रीट की है। ऐसे में जनगणना भवन की छत को कंक्रीट की छत माना जाना चाहिए। अगर नीचे जो है लकड़ी की छत है और ऊपर जो है वो वापस से कंक्रीट की छत है तो कंक्रीट को प्राथमिकता देना है। यदि प्रत्येक मंजिल पर अलग अलग जनगणना भवन है तो भूतल पर स्थित जनगणना भवनों की छत लकड़ी की होगी जबकि ऊपरी मंजिल पर स्थित जनगणना भवनों की छत कंक्रीट की होगी। तो इस तरह की स्थिति है आपकी, है ना। उसके बाद में देखिए, मुख्य सामग्री, छत एवं दीवार बनाने में मुख्य रूप से कौन सी सामग्री का उपयोग हुआ है? बहुत डिटेल्ड के क्वेश्चन है साथियों। हाउस लिस्टिंग भी अपने आप में बड़ा काम है। उसके बाद देखिए, छत हाथ से बनी टाइलें, कोड 3 देना है। दीवार पक्की ईंटें हैं, कोड 8 देना है। टाइलों के ऊपर पॉलीथीन और ईंटों का उपयोग किया गया है, ऐसी स्थिति, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या है? छत और दीवार संबंधित, छत घास फूस, घास फूस की छत है तो कोड नंबर 1। दीवार बांस की बनी हुई है तो उसके लिए भी कोड नंबर 1। के बाद में दीवार घास फूस बांस का कोड नंबर 1। छत जीआई धातु या एस्बेस्टस शीट से बनी हुई तो कोड नंबर आपको 8 देना है। दीवार जो है वो पक्की ईंट से बनी है तो कोड 8 दीजिए। और पक्की छत जो है मशीन से बनी टाइलें हैं तो कोड नंबर 4 आपको। इसमें अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग कोड रहेंगे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। जनगणना भवन के उपयोग के आधार पर क्वेश्चन नंबर 7 आता है। जनगणना मकान का क्लासिफिकेशन आवासीय हो सकता है, आवासीय सह अन्य उपयोग होता है और गैर आवासीय हो सकता है। गैर आवासीय का मतलब उसको जो है नॉन रेजिडेंशियल में गिनेंगे। से नर्वस टास्ट, ये जो भी एक एग्जांपल दे रखा है आपको, आप यहाँ पर देखो, नीचे दुकानें किराए पर दे रखी है, ऊपर ये लोग रह रहे हैं। बड़े थोक बाजारों में इन दुकानों या कार्यालयों में काम करने वाले लोग रात के समय इसका उपयोग निवास सह दुकान या निवास सह कार्यालय आदि के रूप में करते हैं। गैर आवासीय उपयोग का विवरण देना आवश्यक है। किराना की दुकान, कपड़े की दुकान, दवा की दुकान आदि है तो उनको गैर आवासीय में आपको गिनना है, ठीक है। गैर आवासीय स्थिति में आपको गिनना है। ये जो कंडीशन है, जनगणना घरों में कौन सी गतिविधियां हो सकती है जो घर की सूची बनाते समय नहीं हो रही, जैसे कि तेल मिलें यानी कि घानी, शेड में गुड़ बनाना आदि। इनकी पहचान गहन पूछताछ से की जा सकती है, यानी कि बहुत एक्चुअल आपको जो है हाउस लिस्टिंग करनी है। यदि किसी होटल, लॉज या गेस्ट हाउस उसकी या इसके किसी भाग का उपयोग निवासियों द्वारा सामान्य निवास के रूप में भी किया जाता है तो उसे निवास सह होटल, निवास सह लॉज या निवास सह गेस्ट हाउस कहा जाएगा, जैसा भी मामला हो। यदि परिवार संस्थागत है तो संस्थागत है,
पर सही का निशान लगाना है नहीं, इस तरह के संस्थागत परिवार हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए संस्थागत परिवारों के लिए केवल 11 प्रश्नों तक के उत्तर बढ़ने हैं। संस्थागत परिवारों की स्थिति में ए प्रश्न 9 में संस्थागत परिवार को परिवार संख्या 999 आवंटित करेगा, 999 आवंटित। ठीक है, उसके बाद में देखो जनगणना भवन की स्थिति कैसी रहेगी साथियों। सामान्य परिवार जनगणना गृह जिनका उपयोग आवासीय या अन्य उपयोग के लिए किया जाता है। देखो ये अगर बहुत बढ़िया कंडीशन में है, अच्छा, तो कोड नंबर 1 देना है। वे मकान जिन्हें किसी मरम्मत की आवश्यकता नहीं है, कोड नंबर 1 रहेगा। दूसरा, मरम्मत योग्य है, ठीक है, मरम्मत की आवश्यकता है तो उसमें कोड 2 देना है, रहने योग्य। और जर्जर की स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में आपका कोड नंबर 3 रहेगा। के बाद तीसवा यानी प्रश्न संख्या 9, यह फील्ड निष्क्रिय और स्वतः वृद्धि के साथ अपडेट होती है। ठीक है, जिन जनगणना घरों में आवासीय या आवासीय सह अन्य उपयोग विकल्प उपलब्ध हैं उन्हें ऐप स्वतः ही एक परिवार संख्या आवंटित कर दी जाएगी। साथियों जब हमारे पास एप्लीकेशन आ जाएगा और एप्लीकेशन का एक्सेस आ जाएगा और जब हम काम करेंगे तो वो एक्चुअली आपको करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है साथियों, यदि विकल्प ठीक है, यदि विकल्प आवासीय सह अन्य उपयोग और बंद है तो ऐप कोई परिवार संख्या आवंटित नहीं करेगा। यदि विकल्प आवासीय सह अन्य उपयोग और संस्थागत और बंद दोनों है तो ऐप कोई परिवार संख्या आवंटित नहीं करेगा। ये ऐप एप्लीकेशन दो मोड है जिसमें स्वतः आवंटित करेगा और दूसरे में नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा एक परिवार दिखा रखा है साथियों, इसके अंदर है ना 3 जेंट्स हैं और 3-4 लेडीज हैं, कुछ बेटियां हैं, कुछ बहू हैं, इस तरह का परिवार है। सामान्य और संस्थागत दोनों ही घरों में रहने वाले व्यक्तियों को दर्ज किया जाना है। शिशु और बुजुर्ग सभी लिंगों के समस्त व्यक्तियों को आपको इसके अंदर करना है। नियमित निवासियों को भी शामिल किया जाएगा, भले ही उनमें कुछ उस दिन अनुपस्थित हो। जो रेगुलर वहां रहते हैं मान लो उस दिन नहीं मिले तो भी उनको उसमें शामिल करना है। अनजाने आगंतुकों को शामिल नहीं किया जाएगा, है ना। कोई अनजान आदमी मेहमान आ रखे हैं, किसी घर में 5 सदस्य और उस दिन 4 मेहमान आ गए, संख्या आपने 9 बढ़ती तो समस्या स्थिति बन जाएगी। क्वेश्चन संख्या 11 से 13, परिवार के मुखिया संबंधित जानकारी। परिवार के मुखिया का नाम, है ना, उसके बाद में मुखिया कौन होता है यहाँ पे दे रखा है। परिवार के मुखिया का लिंग भरना है। परिवार के मुखिया के लिए SC ST या जो भी अन्य लागू होता है वो भरना है। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन, ध्यान रखने योग्य बातें हैं। संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए लागू अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची उपलब्ध होगी, है ना। उत्तरदाता द्वारा बताई गई जाति जनजाति का नाम दी गई सूची से मिलाना रहेगा। आपको एक कास्ट की जो है लिस्ट दी जाएगी। अनुसूचित जाति केवल हिंदू सिख और बौद्ध धर्म के हो सकते हैं, अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म के हो सकते हैं। ये कोर्ट ने भी आपको पता होगा तो एक फैसला भी दिया है ना। तो SC को जो है हिंदू सिख और बौद्ध इन 3 धर्मों से जुड़े हुए लोगों को ही SC माना गया है। ST में कोई भी हो सकता है। परिवार के मुखिया के धर्म के बारे में पूछकर भी उनके उत्तर की पुष्टि की जा सकती है। यदि परिवार का मुखिया न तो अनुसूचित जाति का है और न ही अनुसूचित जनजाति का तो कोड नंबर आपको 3 चुनना है। ठीक है, उसके बाद देखो स्वामित्व की स्थिति। स्वामित्व वाला मकान है कोड नंबर 1, किराया न चुकाने वाले परिवार किस्तों पर स्वामित्व के आधार पर लिया गया फ्लैट या मकान कोड 1 रहेगा। किराए के मकान के लिए कोड 2 या 3। इसमें देखो किराया नकद या वस्तु के रूप में दिया जाता है। नियुक्तों द्वारा किराए पर दिया गया आवास किराए पर लिया गया लेकिन अभी भुगतान नहीं किया गया है, सरकारी आवास और इसी तरह के जो आवास है उनके लिए कोड 2 या 3। स्वामित्व कोई अन्य, नियुक्तों द्वारा किराया मुक्त आवास अतिक्रमित भूमि पर निर्मित मकान प्रत्यक्ष इमारतों में अवैध रूप से कोई रह रहा है, किसी ने त्याग दिया और कोई रहने लग गया तो कोड नंबर आपको 4 देना है ना। उसके बाद में देखो रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या। ये जो है आपका बैठक कक्ष है, नौकर का कमरा है, ये रहने के कमरे, शयन कक्ष है, अध्ययन कक्ष है। तो आप देख सकते हैं ये बैठक कक्ष कितना शानदार बना है, ये कितना शानदार बना है और नौकर का कमरा कैसा बना है। मतलब आप समझ सकते हैं यार, मैं क्या कहूँ इसके बारे में, ज्यादा बोलूंगा मतलब एक आम जनमानस में सारी बातें फिटेड है साथियों। रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या। रहने के लिए उपलब्ध उपयोग किए जाने वाले कमरों में निम्नलिखित शामिल नहीं है। रसोई घर, भंडार गृह, बाथरूम, शौचालय, गलियारा, बरामदा। रहने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो कमरा है इसमें ये चीजें शामिल नहीं है। वह घर जिसमें एक कमरा दुकान कार्यालय के साथ साथ रहने के लिए इस्तेमाल होता है। रहने के लिए कमरे शून्य। एक से अधिक परिवारों द्वारा साझा किया जाने वाला रहने का कमरा किसी भी परिवार के लिए गणना में नहीं जोड़ा जाएगा। एक से अधिक परिवार जो है रहने के लिए यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 16, परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। विवाह के माध्यम से एक दंपति बनता है, दो लोगों को मिला के एक दंपति माना जाएगा। स्थायी संबंध, लिव इन रिलेशनशिप को भी विवाहित दंपति मानना है, बहुत बड़ी बात है साहब। लिव इन में रह रहे हैं, छोरा छोरी साथ में रह रहे हैं तो उनको दंपति मान लेना है। परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या दर्ज की जानी है। वे दंपति जो नियमित रूप से घर में रहते हैं भले ही उनमें एक अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, उनकी उम्र चाहे जो भी हो दंपति के रूप में उनको गिना जाएगा। यदि व्यक्ति अकेला रहता है या घर में कोई विवाहित दंपति मौजूद नहीं है तो शून्य दर्ज किया जाएगा। और लास्ट स्लाइड है आपकी ये जनगणना समृद्धि सामंजस्य। ठीक है, तो सेंसस से संबंधित जो है आपको डिटेल्स इस
चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेगी। जैसे ही मेरा खुद का भी HLO ऐप एक्टिवेट होगा साथियों, तो उस ऐप में मुझे पता है कि बहुत सारी जगह पे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहेंगे। जैसे कि SIR में आपकी मदद की गई, ठीक वैसे ही आपकी मतलब हाउस होल्ड सर्वे में मदद की गई, वैसे ही आपकी यहाँ पर भी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक